सेकेंड डे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ भारत के नाम रहा। वो हमें कई दफ़ा ना कमेंट्री में एक सर्कल बनाते हैं जिसमें डिवाइड करके बताते हैं कि पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन किस टीम के नाम रहा, इंग्लैंड के नाम रहा, इंडिया के नाम रहा। तो मुझे लगता है कि सारे सेशन सिर्फ इंडिया के नाम रहे, क्योंकि इंग्लैंड तो ऐसा लगा कि स्पेशली टुवर्ड्स द एंड तो मैच में दिखा ही नहीं है। अभी तक ये है कि 175 रनों की लीड है, लेकिन ये 175 रन भारतीय टीम कैसे पहुंची वो तो पहले शुरुआत से ही देखना पड़ेगा ना। उम्मीद आपको और मुझे, हम दोनों को थी कि यशस्वी जायसवाल वहीं से शुरू करेंगे जहां से उन्होंने पहले दिन का खेल छोड़ा था, एंड ऑफ कोर्स जाके एक और 100 बनाएंगे। शुभमन गिल एक अच्छी साझेदारी बनाएंगे, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जो रूट है ना उनको बिल्कुल आइडिया है कि अगर कोई नया प्लेयर आता है या जब सेकेंड डे प्ले या थर्ड डे प्ले शुरू होता है तो वहाँ दबाव कैसे डाला जा सकता है, और उन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिला दिया बहुत जल्दी इंग्लैंड को। निराशा हुई ज़रूर, लेकिन एक खिलाड़ी बाहर गया तो दूसरा अंदर भी आया। लेकिन जब हम स्कोर कार्ड पे नज़र डालते चलेंगे ना तो यशस्वी जायसवाल ऑफ कोर्स 100 मिस कर गए, उसके बाद केएल राहुल वो भी 100 मिस कर गए। जो शॉट पे आउट हुए बहुत ख़राब लग रहा होगा उनको अपने आप को। श्रेयस अय्यर भी उनको पहले ऑफ कोर्स छोटा टारगेट था 50 का, वहाँ पहुँचना चाहिए था। जिस शॉट पे श्रेयस अय्यर आउट हुए उनको भी ख़राब लग रहा होगा कि फिर मैंने मिस कर दिया। लेकिन ये सारा बैटिंग ऑर्डर जब हम देखेंगे ना तो उसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया निकल कर आएगी, वो है पार्टनरशिप्स। हर बैटर को स्टार्ट मिला, और हमारी पार्टनरशिप्स ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड तो स्कोर भी कम था, लेकिन 50 प्लस की साझेदारी कम से कम, नहीं तो वहाँ 4 50 प्लस की साझेदारी है। और इनफैक्ट सेकेंड डे में तो 3 थी, विच ओनली मेंट टू शो कि जो दबाव था ना वो इंग्लैंड गेंदबाजों पर ज़्यादा था या रिपीटेडली भारतीय बल्लेबाजों ने रखा। देखिए, जब आपके पास सामने ऑपोजिशन में 4 गेंदबाज होते हैं ना तो बतौर बैटर आप 2 चीज़ें सोचते हैं कि पहले मैं अपनी आई इन कर लूँ, उसके बाद 1s and 2s रोटेट करके ऑटोमेटिकली एंड जितना जल्दी हो सके मैं अटैक गेंदबाजों पर डालूँ। और सामने से जब एक मुश्किल से वुड को गेंदबाजी मिली, फास्ट बॉलर को, और बाकी सारे स्पिनर्स को गेंदबाजी मिली, तो वो छोटे छोटे जो समय होते हैं, मोमेंट्स होते हैं ना, वो आप जीतने की कोशिश करते हैं। भारतीय टीम ने वो बहुत सारे मोमेंट्स जीते। ऑफकोर्स यशस्वी अपना 100 मिस कर गए, वो एक ख़राब पॉइंट था। अगर ऑफकोर्स केएल राहुल भी पूरा करते या श्रेयस बनाते या जो भी बनाता था, लेकिन उम्मीद अब हमारे पास है दोनों जडेजा एंड अक्षर पटेल, स्पेशली जडेजा। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बैड कॉलिंग थी इनकी और अश्विन के बीच में, जिसमें अश्विन रन आउट हो गए, लेकिन जडेजा कम से कम अपनी कंसंट्रेशन बना के रखे हुए। वैसे पहले भी अक्षर और रविंद्र जडेजा ने इकट्ठे बैटिंग करी है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध नागपुर में इन दोनों ने बैटिंग करी थी और वहाँ 88 रन्स बनाए थे। तो दैट ऑल्सो गोज टू शो कि अभी तक 88 तक साझेदारी बहुत लंबी हम उम्मीद करेंगे, लेकिन दे बैट वेल टुगेदर, दे बोल वेल टुगेदर एज वेल। सो इंडियन टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डे 2 ख़त्म होने तक, स्ट्रेट अवे एंड क्लियरली आर माइल्स अहेड ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि 175 की लीड तो ले ली है। लेकिन इंग्लैंड जब घर जाएगा, जब रेस्ट करके वापस आएगा थर्ड डे पे, तो वो छोटे मोमेंट जो उन्होंने जीते वो ये थे कि हार्टले को विकेटें मिली, एंड हल्की फुल्की विकेटें नहीं, अच्छी विकेटें मिली उनको। शुभमन गिल की विकेट मिली, केएल राहुल की मिली, सामने से लीच तो ऑफकोर्स पहले दिन पे रोहित को आउट कर चुके थे, लेकिन रेहान अहमद को विकेट मिली। बड़ा शॉट लगा रहे थे श्रेयस, बाउंड्री पे पकड़े गए थे मिड विकेट पे, उनको मिली। रन आउट हुए अश्विन, वो चीज़ ऑफकोर्स एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अदर देन दैट इंग्लैंड विल बी हैप्पी कि जो उनका गेम प्लान चल रहा था, जिस तरीके से स्टोक्स खिलाना चाहते थे, वो टीम खेली भी। अब एक और बड़ी खबर, जो बहुत अच्छी खबर है भाई, पास के देश के एक खिलाड़ी हैं चामरी अतापट्टू, उनका फाइनली नाम विमेंस प्रीमियर लीग में आ गया है। उनका नाम 2 दिन पहले भी हमने सुर्खियों में पढ़ा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है चामरी अतापट्टू। पहली बार श्रीलंकन प्लेयर बना है ऑफ कोर्स वुमेन्स के अंदर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी अवार्ड्स के अंदर। सो दैट इज़ वन एक्लेम जो चामरी अतापट्टू को मिला। और दूसरी चीज़ बिल्कुल ही फॉलो करती हुई आई कि वो यूपी वॉरियर्स द्वारा साइन अप हो गई हैं। अब यूपी वॉरियर्स उनको पहले भी ले सकती थी, और हमारी गुजरात जायंट्स भी ले सकते थे, ले तो कोई भी सकता था, लेकिन यूपी वॉरियर्स में जैसे ही चामरी आई है ना, सो चामरी के लिए तो अच्छा है, क्योंकि WPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो खेलना चाहती है, हर कोई खेलना चाहता है, इतना अच्छा टूर्नामेंट है। लेकिन उनके आने से क्या यूपी वॉरियर्स के लाइनअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो वॉरियर्स के लाइनअप के अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, ऑफकोर्स अलीसा हीली हैं, तालिया मैग्रा, सोफी एकिल्सन, ग्रेस हैरिस, डैनी वाइट, और अब चामरी अतापट्टू भी उसके अंदर जुड़ गई हैं। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, ग्रेस हैरिस मिडिल ऑर्डर में खेलती हैं, लेकिन सोफी एकिल्सन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन ज़्यादातर बैटर्स हैं।
तो अब सवाल ये है कि क्या इनको टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए था? वेल, चाहिए होता तो पहले ले लेते, लेकिन इनके लाइनअप के अंदर आने से इनकी यूटिलिटी कितनी होगी? वेल, टू स्टार्ट विथ डेफिनेटली इनको लाइनअप 11 में आने की थोड़ी सी फाइट होगी, क्योंकि अलीसा हीली खेलेंगी, सोफी एक्लस्टन भी खेलेंगी, तालिया मेगरा भी खेलेंगी। अब या तो आप ग्रेस हैरिस को बाहर बैठाएंगे, या आप सोचेंगे कि आप चामरी को अंदर लाएं या डैनी वाइट के साथ जाएं, तो वो थोड़ा सा जो सवाल है ना वो खड़ा हो जाएगा। हालांकि अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। हेली मैथ्यूज़ पहले सीजन से शुरू होने से पहले अनसोल्ड गई थी, लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस के लाइनअप में आई, ओपन करती है और कंट्रीब्यूशन तो हमने देखा ही है। सो चामरी अत्तापट्टू का भी कंट्रीब्यूशन निकल कर आ सकता है, लेकिन इमीडिएटली आएगा नहीं, उस पर ज़रूर एक क्वेश्चन मार्क है। बट फॉर नाउ वी आर हैप्पी कि शी इज़ देयर प्लेइंग इन द WPL फाइनली, एंड वील सी हर इन इंडिया व्हेन द WPL स्टार्ट्स फॉर द UP Warriors. Thanks very much for watching Different Strokes.